नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट से जीत हासिल करने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा पद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने करहल विधानसभा सीट छोड़ दी है। इसके साथ ही अखिलेश ने यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से भी इस्तीफा दे दिया है। अब करहल सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। करहल विधानसभा सीट के लिए समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बना सकती है। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, करहल विधानसभा सीट से अखिलेश ने इस्तीफा दे दिया है और अब करहल सीट पर आपको बता दें, अयोध्या सांसद अवधेश पासी ने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। साथ साथ आपको बता रहे हैं कि अखिलेश कन्नौज अवधेश पासी चुने गए हैं अयोध्या से सांसद। तो अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ अक्षत दत्त जोशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अक्षत, क्या कुछ अपडेट है? करहल सीट से अब अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए, अभी हमने इससे पहले देखा कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपनी जो जीत हासिल की है, उसके बाद अब उन्हें किसी एक पद से इस्तीफा देना था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने जो अपने कन्नौज के और जो अपने विधानसभा क्षेत्र के जो लोग थे उनसे बातचीत की है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने आज अपनी जो करहल सीट से, जहां से विधानसभा के वो सदस्य थे, विधायक थे, वहां से उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अपना इस्तीफा उन्होंने विधानसभा में सौंप दिया है, क्योंकि अब अखिलेश यादव इससे पहले भी उन्होंने एक बार कहा था कि अब मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति से उठ करके अब मैं राष्ट्र की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करूंगा, क्योंकि उनकी देखिए जो समाजवादी पार्टी है उसने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अपने बिहार पे केवल 37 सीटें हासिल की है। तो अब 37 जो उनके सांसद अखिलेश यादव, वो उनका लोकसभा में नेतृत्व भी करेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति से अब उन्होंने कुछ दिन के लिए जो है संन्यास अगर कहा जाए तो वो संन्यास कहना गलत होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति से थोड़ा सा उन्होंने अपना ध्यान हटा करके अब राष्ट्र की राजनीति की ओर कर दिया है, जिसके चलते आज उन्होंने अपनी करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा भी दे दिया है। जी अक्षत, क्या इसके पीछे यही कारण माना जाए कि अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी आ गई, उसी का ये कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अकेले अपने दम पर 37 सीटों को हासिल किया उत्तर प्रदेश में, वो भी तब जबकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रही थी, आम जनता को लगातार डबल इंजन की सरकार की योजनाएं और लाभ गिना रही थी। उसके बाद जिस तरह से 37 सीटें अखिलेश यादव ने हासिल की है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी में एक खुशी की लहर, जिसके बाद अब पार्टी ने ये फैसला लिया और अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से बात करके फैसला लिया कि अब वो दिल्ली में अपने जो 37 सांसद है उनका नेतृत्व करेंगे। साथ ही जो उनकी जो अवधेश प्रसाद है, जो कि फैजाबाद लोकसभा से सांसद चुने गए, उन्होंने जो अपनी मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा दिया और अखिलेश यादव ने जो अपनी करहल सीट से इस्तीफा दिया है। साथ ही जो बीजेपी के 8 जो विधायक थे, 8 जो प्रत्याशी थे, जो विधायक थे, जिन्होंने अब लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करके सांसद बने, अब इन तमाम सीटों पर यानी लगभग 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिसके बाद अभी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि अखिलेश यादव की जो करहल सीट है वहां से तेज प्रताप को टिकट दिया जा सकता है। तो अब क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर से 10 विधानसभा सीटों पे बाई इलेक्शन भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव ने ये बड़ा फैसला लिया इन तमाम मुद्दों के बीच में कि अब वो दिल्ली में बैठेंगे और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका बराबर हस्तक्षेप रहेगा। फिलहाल अभी नेता प्रतिपक्ष किसको बनाया जाएगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। अक्षर, जितनी तेजी के साथ समाजवादी पार्टी ने इस बार विकास किया, इसमें पीडीए फैक्टर की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप मानते हैं? बिल्कुल, देखिए, इसमें जो अखिलेश यादव शुरू से लेके चल रहे थे कि अपना पिछड़ा, दलित और मुस्लिम की जो राजनीति उन्होंने शुरू की थी, वो कहीं ना कहीं इस बार काम कर गई है, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव लगातार इस बार पीडीवाई जो अपना फैक्टर था उसको लेकर के बराबर चल रहे थे, तो वही पिछड़ा, दलित, मुस्लिम की जो राजनीति थी उनकी वो काम कर गई है। और साथ ही कांग्रेस के साथ जो उनका गठबंधन था, कांग्रेस ने इस बार उनका समाजवादी पार्टी से अपना गठबंधन किया था कि वो अपनी एक जमीन को दोबारा से तैयार कर सके, लेकिन कांग्रेस के लिए भी इस बार जो रिजल्ट आया वो आश्चर्यचकित कर देने वाला था।
कांग्रेस ने भी जो इस बार 6 सीटें हासिल की, तो कहीं ना कहीं देखिए जो फॉर्मूला अखिलेश यादव ने अपनाया था वो कारगर सिद्ध हुआ, क्योंकि अखिलेश यादव देखिए मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। उन्होंने अपने घर में शुरू से एक राजनीतिक माहौल देखा है, राजनीति को किस तरह से जातिगत समीकरणों की किस तरह से साधना, उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है उसको किस तरह से मैनेज करना, ये अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं। और उसका रिजल्ट अखिलेश यादव ने इस बार लोकसभा चुनाव में दिखाया भी आम जनता को, और हमने देखा भी कैसे अखिलेश यादव ने अकेले 37 सीटें हासिल करी हैं इस बार लोकसभा में। अक्षत, समाजवादी पार्टी की बात करें तो 2 फैक्टर मुख्य तौर पर दिखाई देते हैं। पहला MY फैक्टर, मुस्लिम और यादव फैक्टर। दूसरा फैक्टर PDA आया, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर मैं बाकी राज्यों की बात करूं, क्योंकि आपने जिक्र किया था कि राष्ट्र के लेवल पर अब वो खुद को और ज्यादा विस्तार करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी का अखिलेश यादव, तो और वहां पर मुद्दे वो किस तरीके से ले सकते हैं? इसी फैक्टर के साथ वो चलने वाले हैं या कुछ और मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी दिखाई देगी? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव ने जिन मुद्दों को लेकर के लोकसभा में अच्छा रिजल्ट हासिल किया है, 35 सीटें हासिल की हैं। अब अखिलेश यादव इसी डोर को पकड़ करके राष्ट्रीय स्तर की राजनीति भी करेंगे। अब अखिलेश यादव अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे वो पिछड़ा, दलित या मुस्लिम और जो यादव फैक्टर था उसको लेकर के वो राजनीति में सक्रिय होंगे। क्योंकि देखिए अगर बीएसपी की अगर हम बात करें, जो कि दलित और पिछड़ों की जो बात करती थी, बीएसपी का इस बार 0 रिजल्ट रहा है। बीएसपी का जो वोट परसेंटेज है वो भी इस बार काफी गिरा है। तो कहीं ना कहीं देखिए बीएसपी को अगर माना जाए तो इसको रेस से बाहर ही रखा जाए, तो जाहिर सी बात है कि अब जो नई पार्टी उभर के आई है दलितों के लिए, दलितों, पिछड़ों और जो आदिवासी हैं उनके लिए जो पार्टी नहीं उभर के आई है वो समाजवादी पार्टी एकदम उभर के आई है, जिसमें समाजवादी पार्टी को काफी इस बार फायदा भी देखने को मिला है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव मुस्लिम और यादव जो उनका फैक्टर था, MY जो उनका फैक्टर था, अब उससे वो आगे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल अक्षय, पहले कहा जाता था कि बीजेपी के अपोजिट में कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता है लोगों को, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कहीं तक ये बात गलत सी साबित हो रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अक्षत। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का हब बनाया जाएगा। कश्मीर में पिछले 3 दिनों से 3 आतंकी हमलों के बाद से देश भर में संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा पर जोर दिया जा रहा है। अयोध्या इस क्रम में सबसे अधिक चर्चा में आ गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद से लगातार यहां की सुरक्षा पर सवाल उठते रहे हैं। राम मंदिर की सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। दरअसल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। हर रोज 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से अयोध्या में NSG का हब बनाने की योजना तैयार की गई है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मिले जन समर्थन को देखते हुए कांग्रेस ने बलदेव विधानसभा क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा निकाली है। धन्यवाद यात्रा लक्ष्मीनगर से शुरू होकर राया के नेहरू पार्क पहुंची, जहां कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान नगर अध्यक्ष डॉक्टर वेदांत शर्मा की अगुवाई में यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेस कमेटी, आपको बता दें कि उसके उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार रावत ने कहा कि जिस प्रकार मथुरा की जनता ने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, इसी उद्देश्य से पार्टी ने धन्यवाद यात्रा निकाली है। राहुल गांधी का लक्ष्य किसान, मजदूर, व्यापारी, बेरोजगारी के लिए न्याय दिलाने का संघर्ष है। जन सर्व समाज की बात करती है और कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता खड़े हैं, पूर्व विधायक राजकुमार रावत जी और सांसद प्रत्याशी हमारे रहे मुकेश धनगर जी, विक्रम वाल्मीकि जी हमारे महानगर अध्यक्ष हैं मथुरा के, और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन आए वेदांत भाई भी हमारे राजा के हैं, सब लोग हैं। हम लोग सभी जनता का आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपने इतने अल्प समय में हमारे द्वारा उनके आपके संपर्क भी न होने के कारण भी आपने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट दिया, देश की एकता अखंडता को सपोर्ट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
गठबंधन के प्रत्याशी भाई मुकेश धनखड़ जी को प्यारे प्यारे ब्रजवासियों के द्वारा जो हमारा अपार समर्थन, आशीर्वाद, प्यार दुलार जो दिया गया है, उस सबको उनके धन्यवाद करने के लिए और आगे उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनके सबके दर्शन करने के लिए, उन सबका चरण वंदन करने के लिए हम गांव-गांव पूरे जनपद में पूरे ब्रजवासियों के दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं। तो उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, पार जब समर्थन दिया है, उस सब के लिए हम पूरे प्यारे ब्रजवासियों को कोट-कोट नमन करते हैं। उनके श्री चरणों में हम। तो कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान आपने सुने थे किस तरीके से। देखिए, धन्यवाद यात्रा यहां पर निकाली गई मथुरा में और तमाम जनता का धन्यवाद किया गया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए तमाम नेता आपको दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बड़ा है और उसी की वजह से अब कांग्रेस में एक आस जग गई है। अभी तक ये माना जा रहा था कि कांग्रेस में जमीनी सियासत को वो टटोलने में लगी हुई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस फुल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ना सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसमें भी कांग्रेस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तमाम रणनीति जो है वो उसके द्वारा बनाई जा रही है। तमाम राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ये प्रभाव जो है वो मुख्य तौर पर देखने को मिला है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने ली समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। खादी और ग्रामोद्योग मुख्यालय में की समीक्षा। एसीएस और आलोक कुमार भी मौजूद रहे। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे। देखिए, एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने समीक्षा बैठक ली है। खादी और ग्रामोद्योग मुख्यालय में भी समीक्षा की गई और साथ ही साथ एसीएस आलोक कुमार भी यहां पर मौजूद रहे। तो बड़ी समीक्षा बैठक की गई है। तमाम मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई, तमाम रणनीति जो है वो तैयार की गई और साथ ही साथ आगे क्या कुछ करना है इसको लेकर विचार विमर्श यहां पर किया गया। तस्वीरें आपको साफ तौर पर समीक्षा बैठक की दिखा रहे हैं और आज एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने ये समीक्षा बैठक की। फतेहपुर में नलकूप में सोए किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बता दें कि 56 साल के किसान का शव खेत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना बिंद की कोतवाली के हुसैपुर गांव की बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकी हमला किया गया, जिसके बाद से देश भर में भारी आक्रोश है। यूपी के गोरखपुर में इसे लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आतंकवाद का पुतला भी फूंका गया और राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत कोषाध्यक्ष प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर आरपी शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि इस कायरता को पूर्ण हमले पर आपको बता दें कि कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा उनकी तरफ से बयान आया। तो यूपी के गोरखपुर में भी आतंकी हमले जो हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उसका असर देखने को मिला। आपको बता दें कि भारी भीड़ ने यहां पर आतंकवादी का पुतला फूका और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं कि हमले पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा उन लोगों की तरफ से कहा गया और इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि ऐसी तस्वीरें सिर्फ गोरखपुर से ही नहीं बल्कि कई जिलों से, कई राज्यों से सामने आ चुकी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में 3 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है, कई लोग घायल अवस्था में भी हैं, अस्पताल में उनका इलाज जारी है और ये बड़ी घटनाएं जम्मू कश्मीर में 3 दिनों के भीतर ही हुई हैं। इसलिए इसको लेकर पूरे देश में
रोष बना हुआ है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार से अपील कर रहे हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हमीरपुर जिले में पुलिस सर्विलांस टीम ने खोए हुए मोबाइलों के मामले में सक्रियता दिखाते हुए सर्विलांस टीम की मदद से 156 मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत 30 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। खोए हुए मोबाइलों को आज पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने मोबाइल धारकों को सौंपा, जिसके बाद मोबाइल पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे खिल उठे। बता दें कि हमीरपुर के 11 थाने में मोबाइल खोने के संबंध में कई शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज सभी खोए हुए मोबाइलों को बरामद कर लिया है। आज हमीरपुर की सर्विलांस टीम के द्वारा 156 खोए हुए गुम हुए मोबाइल उनको वितरित किए जा रहे हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीबन 30 लाख रुपए है। ये फ़ोन हमने डिफरेंट स्टेट से बरामद किए हैं, कुछ यूपी के डिस्ट्रिक्ट से भी बरामद किए हैं। तो लोगों से एक अपील है कि अगर उनकी फ़ोन कभी गुम हो जाए या किसी उसमें खो जाए तो ये लोग थाने पे जाकर उसको नोट कराते हैं, जिससे उसकी डिटेल्स हम लोग अपने सर्विलांस सेल में ले लेते हैं और फिर उन पर लग के उनको IMI के थ्रू या अन्य सोर्सेस से उनको पता लगा के उनको। सीतापुर में मंगलवार देर रात 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये घटना सुल्तानपुर इलाके के बेल गांव की बताई जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां बिजली के खंभे से चिंगारी निकलने से भीषण आग लग गई है। बता दें कि आग लगने से घर का छप्पर धू-धू करके जलने लगा। वहीं आग की चपेट में घर जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। असोहा थाना क्षेत्र के धन्नीपुर गांव का ये पूरा मामला है। तो यूपी के उन्नाव की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई। उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब यहां पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आपको यहां पर मौजूद दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि ये घटना जब हुई तब स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन आग कितनी गंभीर थी वो आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। खबर बदायूं से है, जहां ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ट्रक की टक्कर से जोरदार भिड़ंत हुआ। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बदायूं की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस तमाम कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें कि ट्रक की टक्कर से यह पूरा हादसा हुआ। बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आगरा से फतेहपुर सीकरी लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार ने मतगणना में हुई धांधली को लेकर डीएम से हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए वीवीपैट की पर्चियों की पुनः गिनती कराने की मांग की है। इसे लेकर उन्होंने डीएम को एक पत्र सौंपा है। गठबंधन प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार का आरोप है कि 4 जून को मतगणना के दौरान गड़बड़ी की गई। इसकी शिकायत उन्होंने आगरा जिलाधिकारी से भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने डीएम को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला देते हुए वीवीपैट की पर्चियों की फिर से गिनती की मांग की है।
गोरखनाथ इलाके में रामपुर गांव में मंगलवार रात करीब 9 बजे ई रिक्शा चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट में से घर में आग लग गई। आग लगते ही विस्फोट हो गया और आपको बता दें कि आग चारों तरफ फैल गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके बाद 2 मासूम जिंदा जल गए, वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।